मेरे पिछले 3 वीडियो में आपने ये समझने की पढ़ने की कोशिश की कि अकाउंटिंग समीकरण क्या है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। मैं कपिल पाठक अपने इस चैनल कॉमर्स विद कपिल सर पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि अकाउंटिंग को 2 अलग अलग तरीकों से करने की कोशिश की जाती है। जो एक्सपर्ट है, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड लेखक है या अकाउंटिंग की विचारधारा को रखने वाले, उन लोगों ने इसको 2 अलग अलग तरीकों से करने की कोशिश की है। तो वो तरीके क्या है, आइए हम हमारी स्लाइड पे जाकर देखने और समझने की कोशिश करते हैं। अब अकाउंटिंग को करने के लिए आज के समय में 2 पद्धतियां प्रयोग की जाती है। एक तो हमारी जो पुरानी पद्धति है, जिसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं या परंपरागत पद्धति कहते हैं। देखिए, आपको जाना मंजिल पे है, आप कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, जाएंगे आप उसी जगह पे। पर किसी विषय या किसी सब्जेक्ट को सरल बनाने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है, ये आप सब लोग जानते हैं। पिछले, क्योंकि आप 11वीं क्लास में आ गए तो आप मेरे ख्याल से अच्छी तरह जानते हैं कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं, और उनको इसी तरीके से पढ़ाने के लिए अलग अलग पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तो जो अकाउंटिंग है उसको करने के लिए भी 2 पद्धतियां उपयोग की जाती है, एक परंपरागत पद्धति और एक आधुनिक पद्धति। खातों को नामे या जमा करने का पारंपरिक तरीका वर्गीकरण पर आधारित है। मतलब अकाउंटिंग को अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। पारंपरिक दृष्टिकोण के तहत सभी बही खातों को व्यक्तिगत अव्यक्तिगत खातों में वर्गीकृत किया जाता है। व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत खातों के लिए डेबिट और क्रेडिट के नियमों पर चर्चा करने से पहले हमारे लिए पारंपरिक दृष्टिकोण के तहत इन खातों का अर्थ समझना जरूरी है। तो चूंकि ये एक बार मैं पहले भी अपने वीडियो में गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में या खातों के प्रकार में आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है धीरे से। और उसके बाद जो दूसरी पद्धति है हमारी, दूसरी पद्धति क्या है? वो दूसरी पद्धति है आधुनिक पद्धति, मॉडर्न अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? अंडर द मॉडर्न अप्रोच द अकाउंट्स आर नॉट डेबिटेड और क्रेडिटेड। मतलब मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट नहीं किया जाता है, ये ऐसा नहीं है, लेकिन इसको करने का तरीका कैसा है? हेंस द अकाउंटिंग इक्विजिशन इज यूज्ड टू डेबिट और क्रेडिट इन अकाउंट, थस दिस इज आल्सो नोन एज अकाउंटिंग इक्विजिशन अप्रोच। तो जो मॉडर्न अप्रोच है उसको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। आधुनिक पद्धति, अब इसको आधुनिक पद्धति के तहत खातों को डेबिट और क्रेडिट नहीं किया जाता। मतलब जिस तरीके से परंपरागत पद्धति में डेबिट और क्रेडिट किया जाता है वैसे आधुनिक पद्धति में नहीं किया जाता, लेकिन इसको अकाउंटिंग समीकरण, जो पिछले हम 3 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 3 वीडियोस में हम देख चुके हैं, उस अकाउंटिंग समीकरण के आधार पर इसको डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। इसलिए इसको लेखांकन समीकरण दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ये आज की आधुनिक पद्धति है। तो पहले हम चलते हैं हमारे अगली स्लाइड पे, जिसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि हमारी पुरानी अप्रोच या परंपरागत पद्धति क्या थी। तो परंपरागत अगर पद्धति की बात करें तो खातों को निम्न अनुसार बांटा जाता है। जो भी अकाउंट होता है, अकाउंट का मतलब आप लोग सब समझते होंगे कि व्यापार में जो भी लेन देन किया जाता है उन सबको एक वर्गीकृत अकाउंट में बांटा जाता है। तो अकाउंट 2 प्रकार के होते थे, हमारे गोल्डन रूल में आया था। पहला व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, अव्यक्तिगत खाते। अब व्यक्तिगत खातों में एक लेने वाले का खाता होता था, एक देने वाले का खाता होता था। 2 ही लोग जो व्यक्ति होते हैं उनका खाता होता था। व्यक्ति मतलब सीधी सी बात है, मेरे और आप जैसे लोग व्यक्ति, जो एक देने वाला होगा और एक लेने वाला, डेबिटर्स होगा, क्रेडिटर्स होगा। और अव्यक्तिगत खाते में एक वास्तविक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। अगर इसको आपको डिटेल में समझना है तो मेरा पुराना वीडियो है खातों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट, वो जाके आप एक बार देख लीजिएगा, तो ये डिटेल में आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। अब व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं समझने की कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ताकि आपको आगे जब कंटिन्यूटी रहे तो आपको आपके दिमाग में बातें रहे कि क्या है। ये वे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी के साथ किए गए लेन देन का लेखा किया जाता है।
किसी व्यक्ति के साथ, किसी फर्म के साथ, किसी कंपनी के साथ जो लेन देन करते हैं उनका लेखा इन खातों में किया जाता है। एक व्यवहार में व्यक्ति या तो पाने वाला हो सकता है या फिर देने वाला हो सकता है। व्यक्ति दो ही हो सकते हैं, या तो पाने वाला होगा या फिर देने वाला होगा। दोनों जब मिलेंगे तो एक सौदा या व्यवहार होगा। जो व्यक्ति पाता है उसको नाम या डेबिट कहते हैं, ठीक है, व्यक्ति देते, और जो व्यक्ति देता है उसको जमा या क्रेडिट किया जाता है। व्यापारिक व्यवहारों में पाने वाला देनदार और देने वाला लेनदार होता है। भाई पाने वाला देनदार को उसने पा लिया आपसे, तो अब आपको उसको लेना है, ठीक है। और देने वाला लेनदार क्यों होता है, उसने आपको कुछ दे दिया है तो अब आपको भी उसको कुछ देना पड़ेगा। इन खातों को व्यक्तिगत खाता या व्यक्तिगत खाते भी कहा जाता है, या पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं। अब इसको 3 प्रकार में बांटा गया पर्सनल अकाउंट को। थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम पुराने चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं। वास्तविक व्यक्तियों के खाते, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, व्यक्ति विशेष के साथ व्यक्तिगत तौर पर होने वाले व्यवहार इस खाते की श्रेणी में आते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति, जो नॉर्मल व्यक्ति, मेरे और आप जैसा कोई भी इंसान इसके अंतर्गत आता है। जैसे रमन का खाता, पीटर का खाता, कपिल का खाता, नमित का खाता, पूंजी खाता और आहरण खाता, ये व्यक्तिगत खातों के अंतर्गत आते हैं। कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता जो होता है वो कंपनी के मालिक का खाता होता है। उसकी जगह नाम न लिखकर, होता किसी व्यक्ति का ही खाता है, जो कंपनी का मालिक है वो एक व्यक्ति है तो होता ये उसका ही खाता है, पर उसका नाम नहीं लिखकर इसको उसके पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट में के नाम से लिखा जाता है। इसी प्रकार जो आहरण है वो भी कंपनी के मालिक का व्यक्तिगत खाता होता है, लेकिन इसको उसके नाम से न लिख के इसको आहरण खाते के नाम से लिखा जाता है, ड्राइंग। फिर दूसरा आता है कृत्रिम व्यक्ति के खाते, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिनको किसी व्यक्ति ने बनाया है। जब व्यवहार किसी व्यक्ति विशेष के साथ न होकर किसी संस्था, जिसको किसी व्यक्ति ने बनाया, किसी नियम के तहत कोई संस्था बनती, संस्था, व्यापारिक फर्म या कंपनी के साथ होता है, तो उनके खाते इस श्रेणी में आते हैं। जैसे किसी सार्वजनिक या निजी कंपनी का खाता, कोई भी सार्वजनिक कंपनी जैसे रिलायंस ग्रुप हो गया, टीसीएस हो गया, अडानी हो गया, कोई भी सार्वजनिक कंपनी खाता। साझेदारी फर्म, रमेश एंड पार्टनर्स, सुरेश एंड पार्टनर्स, कपिल एंड पार्टनर्स। फिर बैंक का खाता, बैंक भी एक फर्म है, वो भी एक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। किसी बीमा कंपनी का, एलआईसी का अगर अकाउंट है तो एलआईसी का खाता, ओरिएंटल इंश्योरेंस का खाता, ये भी एक फर्म है। कोई स्कूल, आपका मेरा कोई भी स्कूल, कॉलेज या कोई क्लब का खाता, ये कृत्रिम व्यक्ति, ये व्यक्ति ने होके इनको बनाए गए व्यक्ति, तो इनको ये भी एक बिहेवियर इनका कैसा रहता है, व्यक्तियों की तरह होता है। ये भी पाने वाले और देने वाले होते हैं। भाई आप समझो, आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक पाने वाला हो जाएगा ना, आप देने वाले हो जाओगे। आप बैंक से पैसा निकालोगे तो आप पाने वाले हो जाओगे और बैंक देने वाला हो जाएगा। तो ये भी कृत्रिम व्यक्तियों की तरह होते, ठीक है। फिर तीसरा सा है प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्यापार में कुछ लेन देन इस प्रकार के होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः उसे संबंधित खाते प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे किसी मजदूर को मजदूरी की कुछ राशि देना बाकी हो तो ये अदत्त मजदूरी खाता या उस मजदूर का प्रतिनिधित्व करेगा जिसे कि भुगतान किया गया ना शेष है। इस प्रकार इस खाते के अनुदाहरण है अदत्त बैंक खाता, पूर्वदत्त बैंक खाता, उपार्जित ब्याज खाता, अनुपार्जित किराया खाता। मतलब प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट और एक्रूड या अनएक्रूड क्या बोलते हैं रेंट अकाउंट या ब्याज अकाउंट। अब समझते हैं इसको कैसे। आपने किसी मजदूर को मजदूरी देना था या वेतन देना था अपने कर्मचारी को, अगर आपने दे दिया तो वो खर्चे में हो गया। अब नहीं दिया तो आपको याद रखने के लिए ये याद रखना पड़ेगा कि ये किसको पैसा देना, यानी किस व्यक्ति को, किस आपके कर्मचारी को पैसा देना है, सैलरी देना है या मजदूरी देना है। तो चूंकि उसका नाम नहीं लिख के हम क्या लिख देते हैं उसको, आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसी प्रकार अगर कोई आपने ब्याज कमाया है या कोई कमीशन कमाया है जिसको प्राप्त करना है तो किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से आप प्राप्त करेंगे तो ये भी उस व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी बोला जाता है। अब दूसरा होता है अव्यक्तिगत खाते। दूसरा क्या होता है, अव्यक्तिगत खाते। ऐसे खाते जो व्यक्तिगत न होकर वास्तविक या आय व्यय से संबंधित होते हैं उन्हें अव्यक्तिगत खाता या
वास्तविक खाता कहा जाता है। तो समझते हैं क्या। अब वास्तविक खाते क्या है? ये वे खाते होते हैं जिनमें वस्तुओं या संपत्तियों के लेन देनों का लेखा किया जाता है। इन्हें वस्तुगत खाते भी कहते हैं। व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट किया जाता है। हम पुराने हमारे चैप्टर में, पुराने वीडियोस में पढ़ लेना, खातों के प्रकार में बहुत डिटेल में समझाया गया है कि व्यक्ति वास्तविक खाते क्या होते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा स्पीड से पढ़ के इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मूर्तमान वास्तविक खाते, जो रियल अकाउंट जो दिखते हैं, एक्चुअल में टेंजिबल रियल अकाउंट, जो सामने जिनको छूकर महसूस किया जा सकता है, ऐसी वस्तु या संपत्तियां जिनका अपना भौतिक रूप होता है। भौतिक रूप मतलब जो आपको सामने दिखती है, ठीक है, या मूर्त रूप होता है जिसको स्पर्श किया जा सकता है, जिनसे संबंधित खाते मूर्तमान खाते वास्तविक खाते कहलाते हैं। जैसे समझो मशीन का खाता, ठीक है, रियल अकाउंट मशीन दिखती है, छू सकते हैं। फर्नीचर का खाता दिखता है, छू सकते हैं। बिल्डिंग कोई भी आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। परचेस, जो भी माल आपने खरीदा उसको देख और छू सकते हैं। विक्रय खाता सेल्स, जो भी माल आप बेच रहे हो आप छू के उठा के देते हो तो दिखता है। केस अकाउंट, रुपए को गिन सकते हो तो ये केस अकाउंट है। कोई माल आपके पास आपने वापिस कर दिया, ठीक है, अमेजोन से आप माल मंगाते हो और आप वापिस कर देते हो तो उस देखते हो ना उसको कि हाँ देख कि अच्छा है बुरा है साइज का है नहीं है, तो क्रय वापसी खाता। इसी प्रकार विक्रय वापसी खाता और स्टॉक, जो अकाउंट जो माल आपके पास बच गया उसको भी आप देख और छू सकते हो। तो ये सारे अकाउंट टेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। फिर अमूर्तमान या वास्तविक खाता, इनटेंजिबल रियल अकाउंट, ऐसे वस्तु या संपत्ति जिनका कोई मूर्त रूप नहीं होता। मूर्त रूप नहीं होता मतलब विजुअली वो दिखते नहीं है, जिनको स्पर्श भी नहीं किया जा सकता, मतलब जिनको टच करके या छू करके भी नहीं देखा जा सकता। अर्थात जो दृश्य संपत्ति नहीं है, जो दिखने वाली संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उसको संपत्ति या माना जाता है और इनका बाजार मूल्य भी हो सकता है। इन सबको इनटेंजिबल रियल अकाउंट में रखा जाता है। जैसे व्यापार का कोई ट्रेडमार्क हो, आप जैसे जियो का मोबाइल यूज करते हो, जियो का ट्रेडमार्क है, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। अगर उसको लेना है तो जियो खरीदना पड़ेगा, उसका पैसा देना पड़ेगा। किसी कोई आपने आविष्कार किया है, उसका पेटेंट कराया है, तो उस पेटेंट अगर आप किसी को उसका बनाने के लिए देते हो तो उसका पैसा आपको मिलता है। तो ये कोई देख नहीं सकता लेकिन होता है। आप कोई व्यापार कर रहे हैं, उसकी गुडविल ख्याति दूर दूर तक है, अलग लोग जानते हैं कि मैकडोनाल्ड आज कितनी ख्याति पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो अगर आपको उसकी फ्रेंचाइजी लेना है तो मटेरियल तो ठीक है, लेकिन फ्रेंचाइजी के लिए आपको 10 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख, 5 लाख जो भी है, जो जैसा है वो देना पड़ेगा। तो ये खाते क्या होते हैं? अमूर्तमान या इंटेंजिबल खाते होते हैं। फिर इसका दूसरा आय व्यय के खाते। ये वे खाते होते हैं जिनमें व्यापार के आय व्यय लाभ हानि का लेखा किया जाता है। नियमानुसार व्यापार के व्यय और हानि को डेबिट, व्यापार में जो भी लॉसेस या एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है, और जो इनकम या रेवेन्यू होता है, लाभ होता है, उसको क्रेडिट किया जाता है। नाम मात्र खाते और अवास्तविक खाते भी कहते हैं। इनको नाम मात्र का खाता भी कहते हैं और अवास्तविक खाते भी कहते हैं। आप समझते हैं, जैसे वेतन खाता, सैलरी अकाउंट, किराया खाता, रेंट अकाउंट, कमीशन खाता, इंटरेस्ट या ब्याज खाता, डूबत ऋण बेड डेप्ट अकाउंट, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन अकाउंट, वेजेस मजदूरी खाता, विद्युत व्यय खाता, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, स्टेशनरी खाता, इस प्रकार के खातों के उदाहरण हैं। तो मैं ये यहाँ पे परंपरागत रूप से जिनको देखा और समझा जाता है उन खातों को हम समझने की कोशिश इसमें कर चुके हैं। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे निम्नलिखित खातों का व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र के खातों में वर्गीकरण हमको करना है। ये हमारे पास 21 अलग अलग अकाउंट वो दिया हुआ है, नाम दिए हुए, इनको हमको करना है कि ये किसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट लिख देते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग एक रियल अकाउंट है, ये देखिए रियल अकाउंट में आ गया। दूसरे नंबर पे कैपिटल, मैंने बताया था कैपिटल जो कंपनी का मालिक होता है उसका खाता होता है। तो क्या हो गया, कंपनी का मालिक कौन हो गया? व्यक्ति हो गया, तो व्यक्तिगत खाते पर्सनल अकाउंट या कैपिटल आ गया। तीसरा रोकड़, केस, केस रियल अकाउंट है, दिखता है, आप छू सकते हैं, रियल अकाउंट है, तो केस रियल अकाउंट में आ गया।
आहरण, आहरण कंपनी के मालिक द्वारा किया जाता है, कंपनी के मालिक को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। फिर कमीशन चुकाया, कमीशन पेड, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट, क्या है, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट, इनकम, ये सब नॉमिनल अकाउंट में आएंगे तो नॉमिनल अकाउंट आ जाएगा। कमीशन मिला, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट, कमीशन रिसीव आ गया। परचेस, परचेस क्या है, वस्तु है, कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो वस्तु खरीद रहे हैं मतलब उसको छू के देख सकते हैं, तो रियल अकाउंट, ये परचेस रियल अकाउंट में आ गया आपका। फिर इसके बाद सेल्स, कोई वस्तु बेच रहे हैं हम, सेल्स का मतलब बेचना, क्या बेचना, कोई भी वस्तु बेच रहे हैं, तो वस्तु है तो रियल अकाउंट, तो छू के देख सकते हैं ना हम, तो रियल अकाउंट में आ गया, तो ये सेल्स रियल अकाउंट हो गया। इसके बाद गुडविल, गुडविल भी क्या होता है, गुडविल भी आप बेच और खरीद सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते, तो लेकिन है वो रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट, तो ये गुडविल आ गया रियल अकाउंट में। इसके बाद चलते हैं फर्नीचर, फर्नीचर भी आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, तो फर्नीचर रियल अकाउंट में आ गया। बैंक, बैंक क्या होता है, एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, लेन देन करता है, बैंक से लेन देन होता है, सब जानते हैं, तो एक पर्सनल अकाउंट में आ गया, ये बैंक पर्सनल अकाउंट में आ गया। फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी वस्तु है, प्लांट वस्तु, कोई मशीन एक वस्तु होती है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये हमारा रियल अकाउंट में आ गया। वास्तविक खाता होता है, रियल में देख सकते हैं उसको हम। फिर कार्यालय एक्सपेंसेस, चूंकि एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का एक्सपेंसेस, तो ये कार्यालय एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस में आ गया। ब्याज मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब आपको इनकम हुई, इनकम होने का मतलब है कि नॉमिनल अकाउंट में आ गया, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ये आ गया। डेप्टर्स, डेप्टर्स कौन है, जिन्होंने आपको माल बेचा था, कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई फर्म जिसने आपको माल बेचा था, तो वो व्यक्ति हो गया ना, एक संस्था हो गई, तो व्यक्तिगत खातों में जाएगा, ये डेप्टर्स आ गया पर्सनल अकाउंट में। क्रेडिटर्स, ऐसे लोग जिनको, ऐसी कंपनियां जिनको आपने उधार माल बेचा, वो सब क्रेडिटर्स कहलाते हैं, जिनको क्रेडिट पे माल बेचा हमने, वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं, ये भी पर्सनल अकाउंट है, तो ये पर्सनल में आ जाएगा। फिर इसके बाद सैलरी, सैलरी क्या है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, फर्म के लिए, आपके व्यवसाय के लिए एक्सपेंसेस है, तो नॉमिनल अकाउंट या नाम मात्र के खाते में सैलरी आ जाएगा 17 नंबर। आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेतन देना है, किसको देना है, किसको देना है भैया वेतन, किसी न किसी को देना होगा, किसी व्यक्ति को देना होगा ना, जो आपके यहाँ काम कर रहा था, तो अनपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपका पर्सनल अकाउंट में आ गया। ठीक है, इसके बाद प्रीपेड बीमा, इंश्योरेंस, ठीक है, एडवांस में पेमेंट कर दिया, किसी बीमा कंपनी को आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, बीमा कंपनी, बात करते हैं कंपनी की, तो उससे आपको बीमा लेना है, इसका मतलब है कि पर्सनल अकाउंट में आपके आएगा। ठीक है, फिर किराया चुका, रेंट पेड, खर्चा है, रेंट पेड, ये खर्चा हो गया, ये नॉमिनल अकाउंट में आ गया। मजदूरी चुकाई, वेजेस पेड, वेजेस पेड, ये मजदूरी चुकाई, ये वेजेस पेड में आ गया। अब यहाँ दो चीजें और क्लियर कर दूं, ये अनपेड सैलरी और प्रीपेड इंश्योरेंस, कई बार ये व्यक्तिगत होते हुए भी नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, क्योंकि आपने कर तो दिया है, खर्चे कर तो दिए हैं, लेकिन वो खर्चों में भी आ सकता है, आता है, कई बार लिखा जाता है एडवांस, ये आपने कर दिया, टोटल खर्चों में से माइनस कर दिया जाता है, तो उस पे नियम भी नॉमिनल अकाउंट के लगते हैं, लेकिन इनको जब मतलब खातों में ट्रीट किया जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट में ट्रीट किया जाता है, इनको संपत्ति या सॉरी, इसको मतलब लेन देन के हिसाब से किनको देना है और किन से लेना है, इन सब चीजों को देखते हुए इनको पर्सनल अकाउंट में लिखा और आ जाता है। तो आज हमने जो चैप्टर पढ़ा, जो हमारी अकाउंटिंग की पुरानी पद्धति थी, परंपरागत पद्धति थी, उसको समझने और याद रखने की कोशिश की है। इसका सेकंड पार्ट कल के वीडियो में आएगा, जिसमें हम आधुनिक पद्धति में इन्हीं सब खातों को, इन्हीं सब लेन देन को आधुनिक रूप में, आधुनिक समीकरण में हम किस तरह करते हैं, उसको समझने और देखने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, जिसके लिए आपको धन्यवाद। प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक तक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।